जब बाकी दोस्तों मैं उमाकांत सिंह जेबी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपके सामने लेकर आया दोस्तों गणित पेडागोजी की अगली क्लास। हम देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर क्या निगमन तर्क के बारे में। इसकी पिछली क्लास में हमने क्या देखा था, आगमन तर्क के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है दोस्तों। और आज की डेट में हमारा गणित पेडागोजी का जो पहला चैप्टर होता है दोस्तों वह खत्म हो जाएगा। कल हम एक नए चैप्टर के साथ शुरू करेंगे दोस्तों। और वह चैप्टर हमारा रहेगा गणित के महत्व, जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों की। अब देखिए दोस्तों हम यहाँ पर प्रारंभ करने वाले हैं दोस्तों निगमन तर्क के बारे में। दोस्तों सबसे पहले जितने लोग चैनल को देख रहे हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। क्लियर है। अब देखिए हम देखते हैं यहाँ पर क्या निगमन तर्क के बारे में। आखिर गणित जो होता है उसमें निगमन तर्क क्या होता है। इसके पहले जो हमने देखा था वह देखा था हमने क्या, आगमन तर्क। आगमन तर्क में क्या होता है कि व्यक्ति अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर, मतलब व्यक्ति के पास जो पूर्व अनुभव रहते हैं उसके आधार पर वह सामान्य एवं क्या करता है, अपने निरूपण सिद्धांत का क्या करता है, निरूपण करता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है दोस्तों निगमन तर्क में, वह दूसरों के अनुभवों पर। देखिए आगमन में वह अपने स्वयं के पूर्व अनुभवों पर, लेकिन निगमन में क्या करता है, वह दूसरों के अनुभवों पर। ठीक है, मतलब व्यक्ति दूसरों के अनुभवों, विश्वास या सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए अपनी समस्या का समाधान करता है। निगमन तर्क क्या होता है दोस्तों, निगमन तर्क कहलाता है कि जब कोई व्यक्ति दूसरों के अनुभवों पर, दूसरों के विश्वास पर और दूसरों के सिद्धांतों का प्रयोग करके समस्या का समाधान करता है, वह कहलाता है दोस्तों क्या, निगमन तर्क कहलाता है। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, इसी विधि से सत्य के परीक्षण में एक पूर्व स्वीकृत सामान्य सिद्धांत को स्वीकार कर उसे नवीन परिस्थिति में प्रयोग कर सिद्ध करते हैं। देखिए भाषा शैली आपको समझ में नहीं आएगी क्योंकि यह हिंदी में है, लेकिन हम इसका एक आपको उदाहरण बताते हैं जिसमें आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे कि आप सभी ने पढ़ा है दोस्तों व्यापक सिद्धांत। देखिए जब कभी भी आपको मान निकालना होता है, जैसे कि मान के चलो दोस्तों आपको एक समीकरण दे दिया जाता था पहले जब हम लोग पढ़ते थे 5x + 3y = 2, यहाँ पे दिया जाता था 2x + 6y = 4। देखिए कुछ याद आया आप लोगों को, यह हम लोग इसको बोलते थे मान निकालिए x और y का, बोलते थे व्यापक समीकरण द्वारा मान निकालिए, व्यापक विधि द्वारा मान निकालिए। देखिए दोस्तों तो यहाँ पर सेम कंडीशन यही है। हम जानते हैं कि यह व्यापक विधि है, यह विधि हमारे द्वारा बनाई गई नहीं है। यह क्या है, यह विधि हमारे लिए गणित के माध्यम से दी गई है, पुस्तकीय है। मतलब क्या है, पहले से दिया गया है। तो हमने क्या किया, इस विधि को दूसरों के अनुभवों पर, जो सभी ने किया, इस विधि को सॉल्व जिस भी सभी ने किया उसी के अनुभव के आधार पर और उसी के विश्वास पर और सिद्धांत का प्रयोग कर दिया। हमने कौन सा सिद्धांत का प्रयोग किया, यहाँ पर व्यापक सिद्धांत का प्रयोग किया। ठीक है, क्योंकि इसकी खोज हमने नहीं की, इसकी खोज हमें पहले से यहाँ पर मिली हुई है, जिनमें कई व्यक्तियों के अनुभव हैं, कई व्यक्तियों का भरोसा है कि इस विधि के द्वारा मान हम निकाल सकते हैं। और यहीं पर क्या है दोस्तों, सिद्धांत का प्रयोग करके क्या करते हैं, अपनी समस्या का समाधान प्राप्त करते हैं। और हमारे लिए इसमें समस्या क्या है, समस्या इसमें है x और y का मान ज्ञात करना। यह हमारी समस्या है कि हमारे लिए x और y का मान ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों यह आपका एक एग्जाम्पल है। अब देखिए क्या होता है, इसी विधि से सत्य के परीक्षण में एक पूर्व स्वीकृत सामान्य सिद्धांत। यहाँ पर दोस्तों सत्य के परीक्षण में अब हमें क्या करना है, इसका हमें परीक्षण करना है, x और y का मान निकालना है। तब हम क्या करेंगे, एक पूर्व स्वीकृत सामान्य सिद्धांत। सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता दिया। अब देखिए क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर आपके लिए मान दिया रहता है। ठीक है, जैसे कि आपसे बोला गया कि दो संख्याओं का जो है, ठीक है दोस्तों, दो संख्याओं का योग 34 है, दो संख्याओं का योग 34 है, जिसमें से एक संख्या जो है आपकी 12 है। अब देखिए यहाँ पर दो संख्याओं का योग 34 है, मतलब 34 है, और जिसमें से एक संख्या का योग क्या है, 12 है। तब हम इसमें क्या करते हैं, x धन y = 34, इसमें हमें x दी हुई है 12 धन y = 34, 12 को हम उस तरफ भेजेंगे, y का मान निकालेंगे। इस पॉइंट को जरा ध्यान से देखिएगा, क्या लिखा है, सत्य के परीक्षण में हमें सत्य का परीक्षण क्या करना है, हमें मान निकालना है। काय का, दूसरी संख्या का, y का मान निकालना है।
हमें बाई का मान निकालना है, जैसे शब्द क्या दिया गया, सत्य के परीक्षण में, और एक पूर्व स्वीकृत सामान्य सिद्धांत, एक पहले से हमें स्वीकृत दिया गया है, क्या दिया गया है, x की वैल्यू दी गई है, हमें पहले से स्वीकृति दी गई है, मतलब x की वैल्यू दी गई है, और इसी के आधार पर हम क्या करेंगे, स्वीकार करके इसी का जो मान है 12, इसको हम अपना मान बनाकर उसे नवीन परिस्थिति में प्रयोग कर सिद्धांत सिद्ध करते हैं। इसको हम अपना आधार बनाकर नई परिस्थिति में ले जाकर क्या करते हैं, बाई का मान निकाल लेते हैं और अपना काम कैसा कर लेते हैं, सिद्ध कर लेते हैं। मतलब क्या है दोस्तों कि दो संख्याओं का योग x और y का योग 34 है और इसमें एक संख्या 12 दी गई है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करिए। दूसरी संख्या क्या निकल जाएगी हमारी, हम 34 में से 12 घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा, 22 बचेगा दोस्तों। तो यह क्या है, हमारा सिद्ध कर सकते हैं। यह होता है दोस्तों आपका क्या, निगमन तर्क होता है। ठीक है दोस्तों, देखो ये आपके समझाने के तौर पर है, भाषा शैली क्योंकि ऐसी है कि आपको समझ में नहीं आती, तो ये मैंने आपको समझाने के तौर पर लिया गया है। ठीक है, इसके बाद क्या है दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्या, गणित की विशेषताएं। क्या पढ़ रहे हैं, गणित की विशेषताएं, कि गणित की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। मैंने आपको एक हफ्ते पहले बात बताई थी कि मनोवैज्ञानिकों के कथन, गणित की परिभाषा और गणित की विशेषताएं, ये सभी गणित की परिभाषाएं होती हैं, चाहे कुछ भी आपके लिए लिखा आ जाए। जैसे कि हमने पढ़ा था कि गणित एक सामान्यीकरण होता है, गणित एक अमूर्त विषय है, गणित में सूत्रीकरण होता है, गणित में चिंतन होता है, गणित में प्रतिस्थापन होता है, गणित में सन्निकट होता है। प्रतिस्थापन मतलब क्या होता है, मतलब एक का मान दूसरी जगह रखना, दूसरे का मान तीसरी जगह रखना, यह कहलाता है प्रतिस्थापन। सन्निकट मतलब क्या होता है, एक मान के आधार पर दूसरे मान का आधार मतलब दूसरे मान का एक मान के आधार पर दूसरा मान निकालना। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि मैंने यहाँ पर 3434 लिखा हुआ था, तो मैंने आपसे कहा यहाँ पर चार का मान क्या है, सन्निकट मान क्या है, तो आप क्या कहते हैं, इस 4 का मान निकाल लेते। तो इस प्रकार के जो सवाल होते हैं वह कैसे होते हैं, सन्निकरण उसमें होता है। काठिन्यता होती है, मतलब कठिनता भी होती है मान निकालने में। प्रतिरूपता होती है, निरपेक्ष होता है, अपना मान स्वयं निकालता है और जो मान बदला नहीं जा सकता। ऐसा नहीं है कि आपने मान निकाल लिया तो 24 आया, लेकिन आपने परसों मान निकाला तो आपका 12 आएगा, या किसी दूसरे महाविद्यालय में निकाला गया तो उसका मान बदल जाएगा। नहीं, वह मान निरपेक्ष होता है, मतलब अपना जो मान निकालता है वह स्वयं का मान निकालता है, वही फिक्स होता है। एक सत्य का अस्तित्व न होना, मैंने आपको बताया था कि यह कैसा है, यह अमूर्त है। मतलब कैसा है, जो हम पढ़ रहे हैं, जो इबारत में देख रहे हैं, उसी को हम सत्य मान के करते हैं। मतलब क्या है, सत्य का अस्तित्व न होना। ठीक है दोस्तों, और स्वतंत्रता की संकल्पता, स्वतंत्रता होते हम किसी भी विधि का प्रयोग करने के लिए जरूरी नहीं है कि हम किसी चरण में करते हैं। आप सूत्र के माध्यम से करते हैं, कोई व्यक्ति उसको अपनी सरलता के माध्यम से करते हैं, कोई उसको बैठक गणित के माध्यम से करते हैं। तो देखो, हल करने के कई प्रकार के तरीके होते हैं, इसमें आप स्वतंत्र रहते हैं, किसी भी प्रकार से आप बाध्य नहीं होते हैं। और समुच्चय आधार दृष्टिकोण होता है। समुच्चय आधार दृष्टिकोण होता है मतलब बच्चों को गणित सिखाने के लिए उसके समुच्चय का प्रयोग किया जाता है। इसमें आपको दो शब्द समझ में नहीं आ रहे होंगे, जैसे दोस्तों आपको प्रतिरूपता, काठिन्यता दोस्तों कठिन सवालों को लेकर बोला गया है, समुच्चय आधारित। इसके लिए मैं यहाँ पे बताता हूँ दोस्तों, प्रतिरूपता क्या कहलाती है। आपने कई पेपरों में देखा होगा, जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको समझाने के लिए क्या करना पड़ता है, गिनती बनानी पड़ती है। आपने देखा होगा जब बच्चे पहली या नर्सरी क्लास में जाते हैं या एलकेजी यूकेजी में जब पढ़ते हैं, तो बच्चों के लिए किताबों में क्या किया जाता है, लाइनें खींची जाती हैं, वस्तुएं बनाई जाती हैं। जैसे बच्चों के लिए 10 टॉफी बना दी जाती हैं, आकृति बना दी जाती है और उनकी गिनती करवाई जाती है कि बच्चों गिनो ये कितनी है। तो बच्चे उसको गिनते हैं कि 1 2 3 4, इस प्रकार से बच्चे क्या करते हैं, उसकी गिनती करते हैं, आकृति के माध्यम से करते हैं दोस्तों, जिसमें बच्चों को मजा भी आता है, मनोरंजक भी होता है और आकृति के माध्यम से उनको क्या कराया जाता है, गणित भाषा का ज्ञान कराया जाता है। तो वही कहलाता है दोस्तों क्या, प्रतिरूपता कहलाती है, जिसमें क्या होती है, आकृति होती है और प्रतिरूप होता है। और दोस्तों अगर आकृति और प्रतिरूप नहीं है तो गणित संभव नहीं है, तो गणित संभव नहीं है। क्योंकि अगर आपको दोस्तों क्षेत्रमिति पढ़नी है तो आपके लिए दोस्तों चित्र का होना जरूरी है ना। आपके पास अगर वृत्त नहीं होगा तो आप मान कैसे निकालेंगे, आपके पास त्रिभुज नहीं होगा, चतुर्भुज नहीं होगा, घन नहीं होगा, घनाभ नहीं होगा, तो आप उसका मान नहीं निकाल सकते दोस्तों। यह होती है दोस्तों, मतलब क्या है हमारा, कि आकृति और प्रतिरूप के बिना गणित का होना संभव नहीं है। अगली बात क्या होती है, जैसे पजल, आपने अपनी भाषा में उसको पजल बोलते हैं, कई पेपरों में परीक्षाएं पूछी जाती है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। ठीक है, पहेलियां। समुच्चय का मतलब होता है दोस्तों जोड़ना और साझा करना। क्या होता है, जोड़ना और साझा करना होता है।
गणित सुस्पष्ट सिद्धांतों का समुच्चय है। गणित क्या है दोस्तों? सुस्पष्ट सिद्धांतों का समुच्चय है। मतलब ऐसे सिद्धांत जो कि खुद स्पष्ट हैं स्वयं में अपने आप में, उन सिद्धांतों का क्या है? एक समुच्चय है। गणित के अंदर कई प्रकार के सिद्धांत समाहित हैं, इसीलिए क्या कहा गया है? गणित सुस्पष्ट सिद्धांतों का समुच्चय है, क्योंकि गणित के अंदर कई प्रकार के सिद्धांत समाहित हैं। मेंसुरेशन को लेकर, ट्रिग्नोमेट्री को लेकर, ज्योमेट्री को लेकर, अलजेब्रा को लेकर, अर्थमेटिक को लेकर, इस प्रकार से एडवांस को लेकर कई प्रकार के सिद्धांत से मिलकर क्या बनी हुई है? गणित बनी हुई है। इसीलिए इसे क्या कहा गया है? समुच्चय आधारित दृष्टिकोण। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसमें होता क्या है कि बालक के जो विचार होते हैं वह बचपन में क्या करने लगता है? संकल्पना करने लगता है। बालक अपने विचार में क्या करने लगता है? संकल्पना करने लगता है बचपन में ही। और परिवार और वातावरण के साथ जो उसकी जगह जो गतिविधियां घटित होती हैं वह कैसी होती हैं? वह कड़ी से कड़ी जोड़ता रहता है, साझा करता जाता है और गणित धीरे धीरे क्या करता है? सीखता जाता है। किसी के परिवार वालों ने वातावरण में उसको पैसा दिया, परिवार में किसी मान दादाजी ने पैसा दिया कि बेटा ये एक काम करो, 10 रुपए लेके जाओ, मुझे वहां से सामान लेके आओ। उसमें से बचा क्या? उसमें से बचता है दोस्तों, उसके पास 2 रुपए बचा, 8 रुपए का सामान लेके आ गया। तो वहां पर क्या करता है? बालक धीरे धीरे करके सीखता है। फिर कहीं फसाद में जाता है तो 20 रुपए का कार्य करता है, फिर 50 रुपए का लेन देन करता है। उसमें क्या होती है? बालक के अंदर गणित की प्रकृति जागृत होने लगती है, वह गणित के बारे में जानने लगता है और समझने लगता है। ठीक है दोस्तों। और समुच्चय सिद्धांत को छोटी कक्षाओं में बिल्कुल प्रयोग किया जाता है। समुच्चय सिद्धांत का कहाँ किया जाता है? छोटी कक्षाओं में प्रयोग किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे बताया जाता है दोस्तों क्या कि मान के चलो यहाँ पर आपके लिए, यहाँ पे 5 आपके लिए टॉफी रखी हुई है, मतलब 5 चॉकलेट यहाँ पर रखी हुई है। इसमें से कहते हैं कि अगर मान के चलो ये 2 चॉकलेट मैंने यहाँ से उठा ली तो बताइए कितनी चॉकलेट यहाँ पर बची? तो यही क्या है दोस्तों? समुच्चय सिद्धांत को छोटी कक्षाओं में प्रयोग किया जाता है। क्लियर है दोस्तों? तो आज हमने क्या देखा? आज हमने देखा दोस्तों निगमन तर्क के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और गणित की कुछ विशेषताएं देखी, और जो शब्द यहाँ पे नए थे उनके बारे में हमने डिटेल से देखा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही काफी दोस्तों। कल हम चलेंगे नए टॉपिक के साथ, और हमारा नया टॉपिक रहेगा दोस्तों गणित के महत्व क्या होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसमें से कई बार प्रश्न कई बार किए जाते हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ, हम करेंगे गणित पेडागोजी को बहुत ही आसान तरीके से हल करेंगे दोस्तों, और आपके हम 30 में से 30 नंबर लाने का वादा करते हैं। लेकिन आप बने रहिएगा हमारे साथ। ठीक है। जितने लोग चैनल को देख रहे हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, और वीडियो को पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। क्लियर है? हम चलते हैं दोस्तों, कल मिलेंगे नई वीडियो के साथ। जय बागी।